हिंदुस्तान में कभी भी कन्वर्जन ताकत की बुनियाद पर नहीं किया गया। वो इंडिया, वो हिंदुस्तान जिसका सपना आज हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान हमारे पास होगा, वैसी हुकूमत और उतनी बड़े लेवल पर हुकूमत हिंदुस्तान की सरजमीन पर ना औरंगजेब से पहले कोई बनी और ना औरंगजेब के बाद अब तक कोई बन पाई है। इस 1757 में फर्स्ट टाइम जब वर्ल्ड की जीडीपी काउंट की गई तो आपको सुन के हैरत होगी, दुनिया का ऑलमोस्ट 33 to 34% जीडीपी हमारे मुल्क के पास था। थ्योरी को मान लिया जाए तो कम से कम 8, 10, 12, 13 करोड़ लोग मार दिए गए। और कमाल की बात यह है कि 14 करोड़ के या 13 करोड़ के आसपास पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की आबादी उस टाइम पर है। सवाल यह है कि अगर हिस्ट्री में हुआ तो हिस्ट्री में तो राजशाही थी, तो क्या आज अब राजशाही करेंगे? हिस्ट्री में तो बादशाह चली थी, तो क्या आज बादशाह चलाएंगे आप? दुनिया में मजहब की लड़ाई कभी नहीं रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि लड़ाइयों में मजहब का इस्तेमाल तो हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये समझने के लिए जिन लोगों ने भी ये बात कही है कि साहब औरंगज़ेब की औलादें पैदा होने लगी हैं, तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर औरंगज़ेब आलमगीर की औलादें कहीं पर हैं तो ये उनके लिए बाइस फ़ख्र होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आजकल छोटे छोटे काउंसलर से लेकर और प्रधान से लेकर बड़े ओहदों तक जो लोग वोट की बुनियाद पर सरकारों का हिस्सा बनते हैं, उनकी औलादें उन पर फ़ख्र करती हैं। तो जो इंसान यहाँ पर 70 साल तक ऑलमोस्ट हुकूमत में रहा हो, 20 ईयर्स एज अ वायसराय ऑफ डकन और 50 ईयर्स एज अ एम्परर ऑफ इंडिया, वो हिंदुस्तान जिसका सपना आज हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान हमारे पास होगा, वैसी हुकूमत और उतनी बड़े लेवल पर हुकूमत हिंदुस्तान की सरजमीन पर ना औरंगज़ेब से पहले कोई बनी और ना औरंगज़ेब के बाद अब तक कोई बन पाई है। जहाँ तक ताल्लुक़ है ये जो चल रहा है कंट्रोवर्सी, तो इसमें देखिए एक बड़ी ख़ास बात है, इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। वजह क्या है? 1857 का रिवोल्ट हुआ। उस रिवोल्ट ने इंडिया के जिन हिस्सों को भी इम्पैक्ट किया, वहाँ पर हिंदू और मुसलमान यकजहती के साथ एक साथ निकल के सामने आए। और ये ब्रिटिशर्स के लिए बड़ा ख़तरा था, क्योंकि जो कंपनी की सरकार थी वो ज़ाहिर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार तो नहीं थी, लेकिन कंपनी की सरकार थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और इंडोर्स कर रहे थे उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी। तो ब्रिटिशर्स को ये महसूस हुआ कि अगर हम लोगों ने इनको डिवाइड नहीं किया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएगा। मैं इस पर्सपेक्टिव में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप खुद समझ सकते हैं कि 1857 का रिवोल्ट हुआ और 1867 में एक बहुत बड़ी किताब लाई गई हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से, 7th वॉल्यूम में हेनरी इलियट लेकर आए। इसमें बड़ी ख़ास बात क्या है कि इस पूरे किताब को जब देखेंगे आप तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान रूलर्स को एट्रोशियस दिखाया गया और उनको फिर डंकार्ड भी दिखाया गया, पीने वाले दिखाया गया, मज़हब की तब्दीली कराने वाला दिखाया गया, और साथ साथ हमारी हिंदू आवाम को परसिक्यूट करने वाले, उनको सताने, उनको जो है नुकसान पहुंचाने वालों के हिस्से से दिखाया गया, जो कि बिल्कुल अपने आप में मिथ है। उसकी वजह क्या है? उसकी एक बहुत ख़ास वजह यह है कि जो शख्स ये किताब लिख रहा है, और इसमें तमाम ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस किताब में, इन 7 वॉल्यूम्स की जो किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हेनरी इलियट, दोबारा मैं बोल रहा हूँ नाम इनका, तो वो ख़ास बात यह है कि इस किताब में इन्होंने खुद इस बात को तस्लीम किया है कि 1000 ईयर्स का जो हुकूमत यहाँ पर मुसलमानों की रही, तो इस बुनियाद पर यहाँ पर हिंदू वर्जन जो है, जो आपके डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर आ सकता था, वो नहीं आ पाया। और वो ना आ पाने की वजह से उनका रियल स्टेटस क्या था उनको पता नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने अपने वीम्स पर, अपने खुद के गढ़े हुए, अपने फैक्ट कह सकते हैं आप, गढ़े हुए जो है मिसकॉन्सेप्शंस कह सकते हैं आप, जिनको लेकर उन्होंने पूरी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की और ये दिखाने की कोशिश की कि ये पूरा का पूरा जो मुसलमान यहाँ पर हुक्मरान आ रहे हैं वो हमेशा एट्रोशियस रहे हैं अगेंस्ट द हिंदू कम्युनिटी, जबकि बात ऐसी नहीं है। उसकी वजह क्या है? आप खुद समझ सकते हैं कि विदाउट पीस प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती है। दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर शांति नहीं है, सौहार्द नहीं है, तो उस हिस्से में तरक्की या समृद्धि भी नहीं हो सकती है। और हिंदुस्तान को जो सोने की चिड़िया की बात की जाती है, अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको एहसास होगा कि ये मिडिवल टाइम ही है, हिंदुस्तान का मध्यकालीन भारत ही है जिस टाइम पर जो है हिंदुस्तान बहुत ही अमीर व कबीर हो रहा है। एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा मैं आपको। आज के दिन पर क्या हो रहा है, हमारे नौजवान जो डिग्री होल्डर्स हैं, जो काम करना चाहते हैं, हमारे मुल्क से बाहर निकल के और जाके यूरोप के दूसरे मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, तमाम जगहों पर वो नौकरी तलाश करते हैं, अपने गले में लटकाते हैं वो पासपोर्ट और वीज़ा हाथ में लेते हैं और घूमते हैं नौकरी मांगने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसी हिंदुस्तान में वो वक्त क्यों था जब दुनिया यहाँ पर चली आ रही थी? सवाल उठता है कि पूरा का पूरा यूरोप हिंदुस्तान में आ रहा है, मिडिवल टाइम में, ख़ास तौर से मुग़ल टाइम में आ रहा है हिंदुस्तान में, और यहाँ पर आके वो रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ के लोगों से, यहाँ के एम्परर से कि हमें मौका दिया जाए काम करने का, और वह यहाँ काम कर रहे हैं।
तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर यहाँ पीस एंड ट्रांक्विलिटी नहीं होती, अगर यहाँ पर शांति न होती, तो शायद ये तमाम लोग यहाँ पर ना आते और अगर समृद्धि न होती। एक बात और जो बहुत ही हिस्टोरिकल फैक्ट है अपने आप में, कि 1757 में फर्स्ट टाइम जब वर्ल्ड की जीडीपी काउंट की गई, तो आपको सुन के हैरत होगी, दुनिया का ऑलमोस्ट 33 to 34% जीडीपी हमारे मुल्क के पास था। इतना अमीर मुल्क कैसे बन सकता था हमारा मुल्क, जब यहाँ पर की जो रूलर्स थे वो बहुत ही एट्रोशियस रहे हों और बहुत ही जालिम रहे हों, ख़ास तौर से मेजॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ। एक चीज़ और, आज भी एनसीईआरटी किताब अगर पढ़ेंगे आप, तो उसमें एक बड़ी ख़ास बात मिलेगी आपको, जहाँ पर ये कहा गया है कि जो अर्ली मॉडर्न टाइम है, यानी 17-18 सेंचुरी का जो टाइम है, उस टाइम पर दुनिया की 2 सबसे बड़ी अमीर कंट्री जो थी, उसमें एक इंडिया था और एक चाइना थी। तो इसे समझ सकते हैं आप कि ये एट्रोसिटी वाला जो मामला है, या जुल्म ज़्यादती या प्रोसिक्यूशन की जो बात की जाती है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि आपने खुद कोट किया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े बैठे हुए प्रोफेसर्स हैं वहाँ पर, जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको हिस्ट्री का समझ भी नहीं है, वो ऐसी चीज़ों को लेकर आते हैं। हाँ, लेकिन इसके पीछे प्रोपेगेंडा जो हो रहा है, इसके पीछे ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो रहा है, ये एब्रप्टली नहीं हो रहा है, ये डिज़ाइन तरीके से हो रहा है। इसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ वोट है, इलेक्शन है। क्यों? क्योंकि वोट के लिए आज जो सरकारें बनती हैं, वोट की बुनियाद पर बनती हैं, और वोट को लेने के लिए आप समझ सकते हैं सबसे आसान तरीका जो है वो सेंटिमेंटल इश्यूज़ को टच करके, हिंदू मुसलमान करके, या कम्युनिटीज़ में रिफ्ट क्रिएट करके कोई भी वोट समेट सकता है, और आज तक समेटा जा रहा है। चलिए ठीक है, अगर सत्यता है तो आप खुद समझ जाएंगे क्या सत्यता है। अब एक सवाल मेरा आपसे खुद है, जो कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर लोग देखते दिखाते रहते हैं, कि औरंगज़ेब आलमगीर जो है, एक दिन जब भी वो सुबह नाश्ता करते थे, तो नाश्ते से पहले 1 मन जनेऊ, अब 1 मन के मतलब होता है ऑलमोस्ट 40 किलो, यानी 40 केजी। और जनेऊ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हायर कास्ट, जो हमारे हिंदू कम्युनिटी है, उसमें मेल लोग पहनते हैं, एक बारीक सा धागा होता है। तो आप समझ सकते होंगे कि 1 मन जनेऊ में कितने धागे आ जाएंगे। अगर उतने सारे लोगों को कत्ल करने के बाद एक बादशाह सुबह के टाइम पर नाश्ता कर रहा है, तो सवाल उठता है कि उस बादशाह ने हुकूमत कितनी की? तो 1-2 साल तो किया नहीं, 50 साल तक उसने हुकूमत किया। एज अ बादशाह की बात कर रहा हूँ मैं, एज अ एम्परर। अगर 50 साल को आप कन्वर्ट कर दीजिए उसमें डे में, तो आप समझ सकते कितना दिन हो सकता है। और उस दिन में आप 40 को फिर अगर मल्टीप्लाई कर दी 40 से, जो कि 40 केजी की बात है, तो कहाँ पहुँचेगा? यानी करोड़ों लोग मार दिए गए। इसके मतलब अगर उस थ्योरी को मान लिया जाए तो कम से कम 8, 10, 12, 13 करोड़ लोग मार दिए गए। और कमाल की बात यह है कि 14 करोड़ के या 13 करोड़ के आसपास पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की आबादी उस टाइम पर है। तो सवाल ये है कि 14-15 करोड़ की आबादी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें आज का इंडिया, आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। तो अगर इतने लोग मार दिए गए, तो इतनी बड़ी आबादी जो हमारी है यहाँ पर, वो बची कैसे? दूसरी बात, इतने लंबे हुकूमत करने के बाद भी आज भी जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे हमारा मुल्क इंडिया है, आज भी आप जानते हो कि यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी हमारे हिंदू समाज की है। तो ये तो सिर्फ जो है एक मिथ की बात है, और इस मिथ को इस तरह से परोसा गया है, जो बेचारे जिनको हिस्ट्री की समझ नहीं है, वो समझते हैं कि शायद यही हिस्ट्री है। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि अगर इतिहास में कुछ गलत हुआ भी है, पहली बात तो ये है समझने की कि गलत हुआ है तो किस तरह की गलती हुई है। मिसाल के तौर पर, गवर्नमेंट जो लोग चलाते हैं, तो गवर्नेंस के लिए बहुत दफ़ा आपको बहुत सारी चीज़ें एम्प्लॉय करनी पड़ती हैं अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। वो चाहे, देखिए, नेचर ऑफ गवर्नेंस चेंज हो सकता है। जैसे कभी पहले राजशाही था, बादशाह थी, आज डेमोक्रेसी है, कोई और सिस्टम भी हो सकता है दुनिया के इसी कोने में, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन पावर को होल्ड करना किसी भी एम्परर या किसी भी रूलर का अपना जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जिसको लेके चलना चाहता है। अब जाहिर सी बात है, ऐसे में कभी कभी कुछ फैसले ऐसे हो सकते हैं जो देखने में एट्रोशियस दिखें, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो पीरियोडिक थे, क्या वो, या आप कह सकते हो कि एब्रप्टली कभी कोई ऐसे डिसीजन लिए गए, क्षणिक जिसको कह सकते हैं हम लोग हिंदी में, या वो उनका स्टेट पॉलिसी था। जैसे मिसाल तौर पर एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूँगा मैं। औरंगज़ेब आलमगीर के ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने जाटों से हथियार छीन लिए मथुरा के आसपास। तो सवाल ये है कि वो जाटों से हथियार क्यों छीना गया? अब जाटों से हथियार अगर हिंदू होने की बुनियाद पर छीना गया था, तो मेरा अगला सवाल यही होगा, तमाम आवाम से जो हमें सुन पा रही है, कि हमारे हिंदुस्तान के और दूसरे समाज के जो लोग थे हिंदू, उनसे हथियार क्यों नहीं छीने गए? अगर छीनने का हथियार बुनियाद हिंदू था, बात ये थी नहीं। बात ये थी कि उस एरिया में काफ़ी लूटपाट का मामला हो रहा था, जो लॉ एंड ऑर्डर था उस पर काफ़ी बर्डन पड़ रहा था, और बहुत सारे लोग वहाँ पर जो है लूटपाट कर रहे थे। ऐसी हालत में सरकार ने प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर हथियार ले लिए। लेकिन इसी को अगर इंटरप्रेट ये कर दिया जाए
कि जाटों से हथियार इसलिए ले लिया गया कि वो हिंदू थे, तो सोचिए बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो कभी कभी हिस्ट्री के जो फैक्ट्स होते हैं उनको गलत तरीके से लोग इंटरप्रेट भी करते हैं। एक मिसाल दूँ आपको मैं, एक बहुत ही फिलोसफिकल बात जो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में है। एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन जिसका नाम है E.H. कार, उसकी किताब बहुत छोटी सी किताब है लेकिन बहुत बड़ी किताब अपने आप में है। वो लोग जो हिस्ट्री को समझना चाहते हैं उनको जरूर पढ़ना चाहिए। उसका नाम है व्हाट इज़ हिस्ट्री। उसमें वो एक बात कहता है, वो कहता है कि हिस्ट्री इज़ एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। यानी हिस्ट्री एक ऐसा डायलॉग है जो ख़त्म नहीं होने की चीज़ है, वो प्रेजेंट और पास्ट में चलती रहती है। समटाइम्स इम्पैक्ट द पास्ट एंड समटाइम इट इम्पैक्ट द फ्यूचर। तो वो पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को इम्पैक्ट तो करती है, लेकिन सवाल ये है, उसी में एक बात दूसरी वो कहता है कि फैक्ट्स आर रिमेन द सेम, फैक्ट्स आर रिमेन द सेम बट इंटरप्रिटेशंस आर डिफरेंट। यानी तथ्य तो वही रहेगा लेकिन उसको जो एक्सप्लेन करने का या इंटरप्रेट करने का तरीका हो सकता है, विवेचना करने का तरीका हो सकता है, वो अलग अलग हो सकता है। अब वो विवेचना किस नीयत से की जा रही है उसके ऊपर बहुत कुछ बेस करता है। और जहाँ तक हिस्ट्री की बात हो रही है कि क्या हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ तो उसका आज बदला लिया जाए, तो सवाल ये है कि अगर हिस्ट्री में हुआ तो हिस्ट्री में तो राजशाही थी, तो क्या आज आप राजशाही करेंगे? हिस्ट्री में तो बादशाह चल रही थी, तो क्या आज बादशाह चलवाएंगे आप? अगर हिस्ट्री में कुछ गलतियाँ हुई भी हैं, अगर मान लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ अगर, तो उसको लेकर आज के हमारे समाज को लेकर, आज के हमारे समाज पर उसका इम्पैक्ट शायद इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूँ बहुत ईमानदारी की बात कि सत्ता में बने रहने के लिए हमेशा कुछ न कुछ लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। और एक बात यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा, जहाँ तक क्योंकि ये सारा मामला मज़हब से जुड़ के आ रहा है। देखिए, दुनिया में मज़हब की लड़ाई कभी नहीं रही है, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मैं नहीं कह सकता जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, लेकिन मज़हब की लड़ाई कभी नहीं रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि लड़ाइयों में मज़हब का इस्तेमाल तो हुआ है और होता है, जैसे आज भी हो रहा है, तो वैसे पहले भी हुआ है, लेकिन मज़हब की खुद अपनी लड़ाई नहीं होती है। और दूसरी बात, जो कन्वर्जन की अभी आपने एक बात पूछी थी, मैं उस पर जवाब देना भूल गया था। मैं कन्वर्जन के हवाले से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। देखिए, कन्वर्जन कोई सिर्फ आउटर फेस को बदलने का नहीं नाम है, यानी किसी इंसान के बाह्य जो है लुक को या बाहरी दिखने वाली चीज़ों को बदल दें आप, ये कन्वर्जन नहीं है। कन्वर्जन का मामला दिल से होता है, क्योंकि ईश्वर का जो मामला मानने न मानने का है वो इंसान के दिल से है। अगर कोई इंसान ईश्वर या अल्लाह या भगवान जिसको मानता होगा, अगर वो उसको ना मानना चाहे तो आप उसे मनवा नहीं सकते हैं, और अगर उसको मानना चाहे तो आप उसको रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ईश्वर से जो ताल्लुक़ है वो दिल का है। इसमें एक बड़ी ख़ास बात यह है कि एक दोहा है कि ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही, और कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाही। तो मसला तो ये है कि ये तो दिल की बात है, अंदर की बात है, इसको तो महसूस किया सकता है। कन्वर्जन कभी भी हिंदुस्तान में तलवार की ताकत पर नहीं हुआ। ये मैं पूरे अथॉरिटी के साथ, या जो भी मेरी ताकत है या जो भी समझ है उसके साथ में कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में कभी भी कन्वर्जन ताकत की बुनियाद पर नहीं किया गया। अगर ताकत की बुनियाद पर किया जाता तो शायद आज हिंदुस्तान की डेमोग्राफी कुछ अलग होती।